हम कोर्ट का दायरे में तो हम नहीं जा रहे, हम अपने दायरे में बैठ करके काम कर रहे हैं। तो जब सीपीसी 6 पे कमीशन का जब रिकमेंडेशन आया, उस समय बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स का तो ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से क्लियर कर दिया। उस समय सर एक गलती हुआ, मैं मानता हूं 2009 में गलत हुआ। अगर वो चूक नहीं होते तो ये नौबत नहीं आना था। तो उस समय अगर सरकार जजेस को लेकर के भी अगर ओएम इशू कर देते जैसे बाकी सिविल सर्वेंट को किया था, तो ये नौबत नहीं आते। वो क्लैरिफिकेशन सही है। मान लो अगर हम आज इस चीज का अमेंडमेंट बिल नहीं लाते हैं, तो सारा सिविल सर्वेंट अगर क्लेम करने लग जाएगा कि हम तो इस देश का नागरिक हैं, जो एज का पैमाना तो बराबर है। अगर ऐसा ही इंटरप्रिटेशन करेंगे कि 79 ईयर्स होने से आपको 80 ईयर्स ट्रीट किया जाएगा, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि ये छोटा अमेंडमेंट है, लेकिन जिसके लिए कुछ सदस्यों ने इस पे काफी चीजें कहा गया, सरकार के ऊपर में भी कई टिप्पणी किया है। मैं मानता हूं कि ठीक है, इस हाउस में सब मेंबर्स को अपने अपने बात रखने का पूरा अधिकार है, तो मैं उसको स्वागत करता हूं। लेकिन ये जो छोटा सा अमेंडमेंट को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें कोई भी बात नहीं करके सर्वसम्मति से यूनानिमस हम लोग का एक मत बनना चाहिए, ताकि ये गलत संदेश ना जाए। और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम जजेस का फैसिलिटी को कम कर रहे हैं। तो मैंने जैसे क्लियरिफाई किया कि किसी जजेस का सैलरी पेंशन को कम नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ जो एक एम्बिग्विटी था उसको हम क्लियर कर रहे हैं और एक एक्सप्लेनेशन क्लोज लगवा के। चर्चा के दौरान सर कई चीजें जो मुद्दा उठाया गया है, और अंत में आदिर रंजन चौधरी जी ने, जो हमारे काफी सालों से हम लोग इस हाउस में साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे तारीफ भी किया और कुछ बातें ऐसे भी कही हैं। और शशि थरूर जी ने शुरुआत किया कांग्रेस की ओर से, और बाकी कई मेंबर्स बहुत अच्छा अच्छा सुझाव दिया। सबसे पहले तो सर जुडिशरी का प्रॉब्लम और पेंडेंसी ऑफ द केसेस, इसको लेकर के कई मेंबर्स ने सवाल भी खड़ा किया और कुछ सुझाव भी दिया। मैं ये कहना चाहता हूं सर, जो पेंडेंसी है और इस देश में टोटल जो पेंडेंसी है उसका कारण, उसमें मैं डिटेल से नहीं कहूंगा, लेकिन सबको मालूम है कि 90% से भी ज्यादा जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है लोअर जुडिशरी में है, उसके बाद हाई कोर्ट में है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो पेंडेंसी है उसका भी एक व्यवस्था है ठीक करने का। लेकिन जो लोअर जुडिशरी, जहां सबसे आम आदमी न्याय के लिए जाता है, उसको चुरुस्त दुरुस्त करके ठीक करना बहुत जरूरी है। और मैं सार्वजनिक रूप से जब हम जजेस से मिलते हैं कार्यक्रम में, तब भी मैंने कहा कि आम आदमी और न्याय के बीच में फासला नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी को अगर न्याय के लिए तड़पना पड़े, न्याय प्राप्त करने के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये सबको चिंता करना चाहिए। तो इसके लिए कई कदम उठाया गया। अभी अभी जो कैबिनेट डिसीजन में 9,000 करोड़ कैबिनेट ने जो मंजूरी दिया है, वो लोअर जुडिशरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए दिया गया है। और इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों का हमको सहयोग का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि आखिर इंप्लीमेंटेशन तो राज्य सरकारों को करना है। और राज्य सरकारों के साथ तालमेल करके मैं सोच रहा हूं बहुत जल्द जितना स्टेट का लॉ मिनिस्टर्स है उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये पार्लियामेंट सेशन के बाद, विंटर सेशन के बाद मैं सोच रहा हूं एक उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा करूंगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राज्य सरकार के साथ में हमारा तालमेल होना आवश्यकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सर, जैसे बेसिक चीज, टॉयलेट है, बाथरूम है, कोर्ट रूम, जजेस लोग सर अभी भी कई जजेस रेंट हाउस में बैठते हैं, तो ये परिस्थिति ठीक नहीं है। अगर जज रेंट हाउस में रहना पड़ रहा है, या जो कोर्ट रूम है वो रेंटेड प्रेमिसेस में है, और कोर्ट रूम में डिजिटल का कोई प्रावधान नहीं है, आजकल तो वर्चुअल हियरिंग पूरा ये हाइब्रिड मोड का मामला है, तो इसमें तो ये सारा मॉडर्न फैसिलिटीज, एम्यूनिटी सारा होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग नहीं होगा, केंद्र सरकार अपने आप से
ये लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला को ठीक करना संभव नहीं है। हम एकजुट होकर के काम करना चाहिए और जुडिशरी के मामले में हमारा बीच में कोई ऐसा समस्या भी नहीं है। दूसरा सर, जो डिस्पोजल ऑफ द केसेस, ये एक बड़ा मुद्दा है। और डिस्पोजल ऑफ द केसेस में सर, क्योंकि ये जो 4,30,00,000 के लगभग जो पेंडिंग केसेस का हम जो बात करते हैं, कई कारण है सर। इसका हम मानते हैं कि भारत सरकार को भी प्रोएक्टिवली काम तो करना ही चाहिए, लेकिन जुडिशरी भी अपने ओर से, अपने तरफ से कई कदम उठाया है और भी उठाने का आवश्यकता है। हम लोग सर जब इसको स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस का जब बात करते हैं, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट सर, जो मेन पॉइंट को मैं आपको बताना चाहता हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट नंबर्स ऑफ जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स, सपोर्टिंग कोर्ट स्टाफ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, complexity of the facts involved, nature of evidence, cooperation of stakeholders जैसे बार या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, विटनेस, लिटिगेंट्स, और प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कई चीजें होते हैं जिसके वजह से पेंडेंसी बढ़ते हैं। और कुछ ऐसा चीजें हैं जिसके वजह से केसेस पेंडिंग होते हैं। तो सर, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट ऑफ द केसेस, lack of adequate arrangement to monitor, track and bunch cases for hearing, ये सारा चीजें जो है एक तरह से आर्टिकल 21 जो हम सब के लिए बहुत बड़ा एक वो पैमाना है, उसको ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए सर, पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो बोलता है, तो भारत सरकार को सवाल करता है तो ठीक है, मगर ये सामूहिक रूप से इसको देखने का जरूरत है। भारत सरकार, राज्य सरकार और जुडिशरी का जो अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है। उसके बाद सर, पेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने कई रास्ता खोजे हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसमें एक बहुत बड़ा एक रास्ता हम लोगों ने इसको प्रयास किया है। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट है, अभी हम सर मीडिएशन बिल का चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रावधान है, तो जिससे सर किसी भी तरह से जस्टिस जितना जल्दी हम दे सके, किसी भी तरीके से हम जस्टिस दे सके, हमको देना चाहिए। अभी हम सर मोबाइल कोर्ट के बारे में सोच रहे हैं। नालसा के माध्यम से हम सर देश भर में लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले उत्तराखंड जाके आया, उससे पहले भी मैं गुजरात, जम्मू कश्मीर गए और कई राज्यों में जाने वाला हूं। इसमें खुशी का बात यह है कि ऑन द स्पॉट लोक अदालत के माध्यम से, किसी अलग अलग तरीके के माध्यम से ऑन द स्पॉट हियरिंग होता है और उसको वहां केस डिस्पोजल किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग रास्ता हमको खोजना होगा। अदरवाइज सर, 4.5 करोड़ के लगभग अभी पेंडेंसी देश में जो पहुंच गया, उसको नॉर्मल कोर्ट का हियरिंग का जो प्रोसेस है, इससे तो समाधान होने का कोई संभावना नहीं है। और सर, कल जो चर्चा के समय सबसे ज्यादा हमारे मेंबर्स ने जो बात की है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के बारे में लेकर के काफी जिक्र किया है। और सबको मालूम है 2015 में जब इस सदन में चर्चा हुआ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में, कई मेंबर्स ने बहुत अच्छी तरह से उसमें हिस्सा लिया है। मैं सर कुछ उस समय जो प्रोमिनेंट हमारे कुछ साथियों ने इसमें हिस्सा लिया था, मैं उसको कोट करना चाहता हूं सर। इसमें क्योंकि कल्याण बनर्जी जी हमारे अभी तो आए नहीं हैं, शायद अभी बाहर गए, आपके जगह में शौकत जी आए हैं। कल उन्होंने काफी फीकी, बहुत ही तेज से उन्होंने कुछ बातें रिमार्क किए हैं, तो मैं उसको कहना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ संजीव बनर्जी का ही नहीं, उन्होंने आप नहीं थे शायद, कल आप नहीं थे।
लेकिन नाम नाम नहीं ले तो अच्छा है। कल्याण बनर्जी साहब ने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था, मैं उन्हीं का बात को कोट कर रहा हूं। Collegium system was not introduced by this parliament. Collegium system is an introduction of the Supreme Court. It is a law laid down by the Supreme Court, not by reason of its interpretation of the constitutional provisions, but with an idea that there may be political influence in the appointment of judges pre-1993. Therefore, the collegium system was born. And collegium system has really usurped the entire set of functions of the political executive. With great respect to Supreme Court, I would like to say that it has reduced the status of the political executive to that of a mere clerk. This system has been going on right from 1993. This collegium system should go. The time is right for this. We have to substitute it. We have to substitute it under compulsion. Our experience shows that this is indeed to be done. बहुत जोरदार से उसमें उन्होंने कहा। उसके बाद हमारे वरिष्ठ साथी मेहताब जी का मैं कोट करना चाहता हूं। मेहताब जी ने कहा, अभी बैठे हैं आप, आपका शब्दों को मैं आपके सामने में फिर रख रहा हूं इस सदन में। The view of the assembly at the time of enacting the constitutional provision was that the Chief Justice of India should not be final appointing authority. This was disregarded by the court, and in the meantime, during the last 21 years, this issue was never raised in the court of law. In the first instance, the collegium system lacks transparency and is secretive. The public is not aware of the selection of a judge until his or her name is forwarded to the government by the collegium. Second, there have been instances of judges being selected or not selected due to favoritism or prejudices of members of the collegium. ये मेहताब जी आपने ये बात को इसी सदन में कही थी। कांग्रेस के सदस्य उस समय जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है वीरप्पा मोइली जी का जो लाइन है मैं कोट कर रहा हूं। When I was the law minister, I conducted a lot of national consultations which included an important consultation meeting of the political executive, including the Prime Minister, the 10 Chief Justice of India, all the judges of the High Courts, all the Chief Justices of the High Courts, and also eminent jurists. By and large, a consensus really emerged out of that meeting. Therefore, thereafter, we wanted to see that this consensus is evolved. We are not concerned with who is having an upper hand. We are not for upmanship. Ultimately, our concern is on the kind of appointment system which should prevail in the country, which is good for the nation. That is why I said that this should ultimately reflect the will of the nation and not merely the will of the judiciary and the political executive. ये मौली साहब का है। सर मैं इसलिए उनका कोट कर रहा हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए कि इस हाउस का सेंस क्या रहा है और हमारे जो अपोजिशन खास करके जो कल हमारे यहाँ जो हिस्सा लिया है उनको फिर से मैं याद दिला सकता हूं कि इसमें व्यू का मतलब क्या है और आज किस परिस्थिति में हम पहुंचे हैं। गवर्नमेंट कभी भी जुडिशरी के फंक्शनिंग में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। कल कल्याण बनर्जी ने कहा कि अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट जबरदस्ती करते हैं और जब चाहे हम ट्रांसफर कर देते हैं, जब चाहे रोक देते हैं। ये विषय अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो लार्जर इशू है इसमें इस विषय को मैं बोलना चाहता हूं। 1993 से पहले जो भी सिस्टम हमारे पास में थे उससे कितने अच्छे अच्छे जजेस अपॉइंट हुए हैं वो सबको मालूम है। उदाहरण के तौर पर VR कृष्णा अय्यर, HR खन्ना, जस्टिस विजय मुखर्जी, जस्टिस विवियन बोस, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस SR दास, ये सब लेजेंड हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन 1993 में क्या परिस्थिति हो गया कि ये सारा सिस्टम बदलना पड़ा और जो
1993 और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली 1998 जो पुराना सिस्टम चल रहा था वो प्राइमेसी ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो चला गया चीफ जस्टिस के हाथ में। इसमें कई लोगों ने इसमें अपना अपना बातें रखी हैं। 1998 में खास करके जो कॉलेजियम सिस्टम जो उसको एक्सपांशन किया गया है, जिसके बाद जो कॉलेजियम सिस्टम बनी है, उसके बाद से मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर है वो क्रिएट किया गया और जिसके तहत बहुत एक जो सिस्टम आज तक चलते आ रहे हैं, मैं सर उसको आपको ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी याद रखना चाहिए और उसके बाद क्या चेंजेस आया है, उसका हम क्या फील करते हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, मैं फिर से इसको पढ़ना चाहता हूं। The judges of the Supreme Court are appointed under Article 124(2) and the judges of the High Courts are appointed under Article 2171 of the Constitution by the President. The ad hoc judges and retired judges of the Supreme Court are appointed under Article 127(1) and 128 of the Constitution respectively. The appointment of additional judges and acting judges for the High Courts are made under Article 224. And appointment of the retired judges of the High Courts at sittings of the High Courts are made under Article 224A of the Constitution. The transfer of judges from one High Court to another High Court is made by the President after consultation with the Chief Justice of India under Article 222 Clause 1 of the Constitution. तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये 1981 में जो इसको फर्स्ट जज केस कहा जाता है, एसपी गुप्ता केस, तब तक भी सर प्राइमेसी सरकार का पास ही था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कंसल्टेशन का प्रोसेस चलता था। लेकिन जब सेकंड जज केस हुआ उसके बाद कंसल्टेशन जो है वो कंकरेंस हो गया। अब जब कंसल्टेशन कंकरेंस हो गया, कल हमारे साथी पीपी चौधरी जी ने उसको काफी डिटेल में इसको जिक्र किया कि दूसरे जगह में कंसल्टेशन ही होता है और कॉन्करेंस होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के मामले में कंसल्टेशन को सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कॉन्करेंस का रूप दे दिया और तब से ये सारा जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, कॉलेजियम का सिस्टम, जो सारा ये रूप रेखा जो आया है सामने में, वो हमारे आज हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद एक और जो इश्यू हुआ इस साल महानदी केस में, और एक डायरेक्शन आया, मैं ये इस हाउस कंसिडरेशन के लिए रखना चाहता हूं। जो महानदी केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ये जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत का जो जजमेंट आया है, उसमें एक अलग से डायरेक्शन आया है और यह कहा गया कि जब सेकंड रिइटरेशन होता है उसके बाद सरकार को 3 या 4 सप्ताह में ही अपॉइंट करना अनिवार्य है। इट वॉज मेड मैंडेटरी दैट द गवर्नमेंट हैज टू अपॉइंट जजेस दोज व्हिच आर अंडर द रिइटरेटेड केसेस। तो इसके बारे में मैं अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर ये जजमेंट इस तरह से आते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, तो हम जुडिशरी को चैलेंज नहीं करते, लेकिन हमको फिर संविधान में जाना पड़ेगा और संविधान के प्रावधान को फिर से रिविजिट करके देखना होगा। इसके बाद सर government's position is also same. Then why there is a confusion now? We are doubtful regarding the opinion of the government. What is the reaction of the government regarding NJSC? Now you know about the whole case of this NJNC, and now I want to make it very clear that we respect judiciary, and my words and my statements should not be construed as a challenge to the independence of judiciary. But I also believe that when there is independence of judiciary, that there is independence of executive also, there is independence of legislature also, because it is being defined by the
Constitution of India. So when a bill or act passed by the Parliament is struck down by the Supreme Court, then it is a larger issue for all of us to consider and discuss. That I may take up later on, maybe in due course of time the issues will come up again. But in today's time, since we are dealing with a very specific case, I would not like to dwell much on the questions of that NJAC right now. Sir, Vacancies in the judiciary, especially the high courts. sir, Declaration order. right now, You sir. I can definitely say that the appointment process is going on smoothly. From the government side, there is no effort to scuttle or to create any kind of slowdown in the process of appointment. Some of the allegations are also not correct to say that government is stopping some of the names recommended by the collegium. We all have to understand, government cannot just remain as a mute spectator, or we cannot just sign on any of the names. We have to do due diligence. Now, I think you have just arrived. माननीय सदस्य, आप आधे घंटे बोले हो, इसलिए जब आप खत्म हो जाए कुछ और मैं आपको बुला दूंगा, लेकिन अभी डिस्टरबेंस नहीं करे माननीय मंत्री जी को, उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप बोलिए। सर, इसको थोड़ा सा बंद कराइए। तो कल सर उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने में प्रस्तुत किया, नाम लिया, कल्याण बनर्जी ने नाम लिया। अब अगर एक सदस्य, इस हाउस के सदस्य किसी रिकमेंडेड नेम्स को लेता है, how should I construe that as when you take out a name of some judge who are being transferred or under transfer, or some of the names which are under consideration? So I'm personally, we have nothing to oppose to each other, but on question of propriety, if you take the name of those recommended names, of those names which are under consideration, which are in my table, how would I construe that? सर, जब मैं ड्यू डिलिजेंस का जो बात करता हूं, तो गवर्नमेंट के पास एपरेटस है, हमारे पास आईबी इनपुट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल सिस्टम होते हैं, उसको असेसमेंट करना पड़ता है, और किसी नहीं, आप जवाब ही मत दें उनकी बात। मैं तो सर इन गुड फेथ और अच्छा भाव से उसको जवाब दे रहा था, लेकिन वो ज्यादा ही बोल रहे तो ऑनरेबल मेंबर, माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए। सर, अगर कॉलेजियम ने कुछ नाम भेजा है हमारे पास, आप जवाब क्यों दे रहे हो उनकी बात? नहीं सर, मैं नो, इधर देखो आप इधर तो सर इसमें अगर वो बोल रहा कि हाउ लॉन्ग बार बार करता है, तो क्या दबाव नहीं है? ये आप दबाव डाल रहे हैं। हाँ, तो उनकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, इसलिए आप जवाब नहीं देना। सर, जो वैकेंसी है सर, बहुत ही, मैं इसको, क्योंकि शशि थरूर जी ने भी इसको शुरू में उन्होंने इस बात को भी सवाल रखा था, और बाकी मेंबर्स ने पेंडेंसी के बारे में कहा, तो मैं इसको क्लियरिफाई करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, तो उसका जो नाम जनरेट होता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से। हाई कोर्ट जजेस का जब नाम आता है, तो वो जनरेट होता है हाई कोर्ट के कॉलेजियम से, चीफ जस्टिस एंड द नंबर 1
नंबर 2 एंड नंबर 3, और नाम सबसे पहले लॉ मिनिस्ट्री के भेजते हैं। तो लॉ मिनिस्टर के पास भेजते समय पैरेलली वो नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास भी जाता है, टू सेव द टाइम, सो दैट व्हेन लॉ मिनिस्टर सेंड्स द फाइल टू द चीफ जस्टिस एंड द कॉलेजियम, बाय दैट टाइम दे शुड आल्सो डू ड्यू डिलिजेंस टू सेव द टाइम। अब किस परिस्थिति में नाम आते हैं और किस तरीके से वहां से नाम भेजते हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबको मालूम है। और जब नाम आता है और हम अपने तरीके से उसको ड्यू डिलिजेंस के जो प्रोसेस को करते हुए जब हम नाम भेजते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो फिर दोबारा नाम हमारे पास भेजते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप इतना दिन में आपको अपॉइंटमेंट करना ही है, ये तो मेंशन नहीं है। तो मेंशन नहीं, तो जो मैंने महानदी केस का जो जिक्र किया उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने ये मेंशन किया कि आप इसको 3 to 4 वीक्स का अंदर में करना है। बट दैट नाउ इट इज अ लार्जर क्वेश्चन which is not part of the memorandum of procedure, but if Supreme Court gives a direction, then we have to take a call. That is why I'm indulging the House. Lekin, but you cannot question कि how long you want to keep it pending. I got it. No. I sir agree with whatever the emotion which our honorable member is generating, but it is not wise to stick to a timeline for particular names of the judges. So it will not send a right signal. Now if you सर इसका सर एक चर्चा अच्छा चल रहा है, तो मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। मेरा प्रोटेक्शन ये है कि आप उनकी बात का कोई जवाब मत दो। अब फिर भी आप जवाब दो तो आपकी इच्छा। नहीं, वो माइक ऑन करके बोलते हैं तो रिकॉर्ड में आ जाते हैं। नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं आ रहा उनका। थैंक यू सर, तब तो ठीक है। उनका रिकॉर्ड में कल का पूरा भाषण आ गया है। तो सर पेंडेंसी ऑफ द केसेस कुछ पेंडेंसी देश में रह गई। जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो जजेस रिटायरमेंट भी होते हैं, और उसमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है 6 महीने पहले, बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ ए जज, वो प्रोसेस शुरू करते हैं। अब देश में जो सर्टेन नंबर्स ऑफ पेंडेंसी सर हमेशा रह गई, बिकॉज जब आप प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस में टाइम लगता है। आप ऐसे मत सोचे कि 100% वैकेंसी हमेशा फिलअप रहेगा टू द स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट पॉसिबल। इस वक्त जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एज अ लॉ मिनिस्टर आई वांट टू गिव एश्योरेंस कि हमने अननेसेसरीली विदाउट एनी वैलिड रीजन कोई फाइल होल्ड अप करके नहीं रखा। we have in fact enhanced the speed। माननीय मंत्री जी, आप उनको देख के जवाब दे रहे हो, आप मुझे देख कर जवाब दो सर। वो आवाज तो 4 क्वेश्चन पैदा करेंगे वे। The senior advocate, please sit down. सर मैंने कॉलेजियम के बारे में कहा था, कुछ दोहराइए। सर, तो जैसे मैं कह रहा था कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस का प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ वैकेंसी रहेगा, क्योंकि परिस्थिति जैसे मैंने बताया वो एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में अगर, क्योंकि मीडिया में भी आता है कि सरकार इतना वैकेंसी को क्यों नहीं भर रहा है, जबकि सारा प्रोसेस शुरू होता है हाई कोर्ट से, और फिर सरकार के पास आके कॉलेजियम में जाते हैं, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास आता है, तो फिर हम प्रधानमंत्री जी के पास फाइल भेजते हैं, राष्ट्रपति जी के पास भेज के फाइनल अप्रूवल करते हैं। तो ये प्रोसेस में सर
क्योंकि सर नहीं कल्याण जी हम लोग जब बाहर में मिलते हैं तो बहुत अच्छा व्यवहार होते हैं, वो हाउस में आने से बदल जाते हैं, वो मजबूरी होगा। लेकिन मैं उसको निजी तौर पर मैं खराब नहीं मानता हूं, लेकिन नहीं जो आपने नाम लेकर के जो बार बार बोल रहे हैं कि कब तक इसको बोल रहा हूं। अच्छा सर, आपने जैसे निर्देश दिया मैं वहां नहीं दिखूंगा। सर कई और सदस्यों ने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया और कुछ बातें हमारा कंसीडरेशन के रखा है और कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। क्रिटिसिज्म को सर हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम नकारता नहीं है। इस देश में सर हमारा परिस्थिति ऐसे, जनसंख्या इतना ज्यादा है और जिस हिसाब से हम केसेस जो एडमिट कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, तो नंबर्स ऑफ केसेस को भी आप देखिए। कल कई सदस्यों ने रेशियो ऑफ जजेस का भी बता रहे थे। अब रेशियो के अलावा आप नंबर्स ऑफ केसेस में भी देखिए। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड और उसमें हर आदमी को कोर्ट में जाने का राइट है। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट को समझिए, फ्री लीगल एड इज अ राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जस्टिस उनका अधिकार है, न्याय उनका अधिकार है। उसके लिए हम सिर्फ कानूनी किताब में सिर्फ रह जाएंगे उससे भी नहीं होगा, हमको बढ़ चढ़ करके आगे काम करना होगा। हमने इसलिए इस फंक्शन में कहा आप न्याय कोर्ट रूम से भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कोर्ट के रूम से ही आप न्याय देंगे। न्याय आप जमीन में जाकर के भी आप न्याय दे सकते हैं, आप लोगों के चौकर में जाकर के भी न्याय दे सकते हैं। नालसा का जो कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त देश भर में, मैं इस सदन से सुप्रीम कोर्ट के जो देख रेख में जस्टिस उदय उमेश ललित जी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप में जो काम कर रहा है, मैं एज अ लॉ मिनिस्टर जो पिछले 6-7 मंथ मैंने जो देखा है वो काबिल तारीफ है और लोग बहुत लाभ मिल रहा है। मैं जब कश्मीर में गए थे, हजारों लोग सिर्फ लीगल एड, वो लोग अदर सिर्फ नहीं, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से, हमारे जो पैनल लॉयर्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स चल रहे हैं उस स्कीम का फायदा उठाने के लिए भी जो हमारा जो लीगल एड एंड आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है उससे मिल रहा है सर। तो क्योंकि हर तरह से हमको प्रयास करना होगा, अदरवाइज हम सिर्फ कोर्ट रूम से ही सबको जस्टिस देंगे इस पर निर्भर होगा तो सर अकेला कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट, हम लोग सर आप ध्यान में दो, ध्यान में दो। तो सर इसमें सर फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान हमारा देश में काफी सालों से चल रहे हैं और उसमें खास करके मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन के समय में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर जुडिशरी हो, बहुत बड़ा काम किया है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल लीडर ड्यूरिंग द कोविड-19। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टोटल नंबर्स ऑफ केसेस सिंस द कोविड लॉकडाउन स्टार्टेड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हर्ड 1,77,289 केसेस, ये लोअर जुडिशरी ने सुना है। हाई कोर्ट हर्ड, you have to appreciate some good words done by the judges. You should not be so critical about the judiciary all the time. The High Court heard 55,24,021 cases. और सर Supreme Court had 1,50,692 hearings since the lockdown period from 29/10/2021. Admission, आप देखिए आप सर वो बहुत
इनका आई सर मैं इसको इज्जत देता था, लेकिन अभी जैसे वो कमेंट पास कर रहे हैं आपका इज्जत डाउन हो रहा है. As a lawyer, I expected higher standard of intervention from you. नहीं, हाउस बाहर दोस्ती रहेगा, मैं हाउस का बात कर रहा हूँ. नहीं. सर कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में ई कोर्ट जो मिशन चल रहा है वो भी बहुत ही अप्रिशिएबल है. इसमें सर हम सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बिल्कुल जो भी संभव मदद दे सकते हैं. कोऑर्डिनेशन का काम हाई कोर्ट के साथ तालमेल करके हम इसको डिटेल में बताना नहीं चाहता हूं सर, बहुत लंबा मेरे पास सूची है, लेकिन मैं उसको ज्यादा समय इस हाउस का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं. लेकिन जो वर्चुअल हियरिंग हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी हुए हैं, एक तरीके से लोगों के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आया है कि अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते तो भी वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से आपको न्याय दिया जा सकता है. और सर फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूं, देश में कई जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट का बहुत अच्छा काम चल रहा है. और जैसे स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, पॉक्सो एक्ट के मुताबिक जो कोर्ट बने हैं, और हम लोग ने जो क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाया था 2018 में, उसके तहत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं उसमें कुछ स्टेट एंड यूटीज में थोड़ा स्लो है. तो मैं आदिर जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कल्याण जी, आप सबको जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना है कि इस वक्त सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो एक्ट का जो भी प्रावधान है उसमें आगे नहीं बढ़ पाया. तो इसलिए ये मैं गुड फेथ में बोल रहा हूँ. हाँ वही बात सही है. No, this is correct. On record. I'm saying on record. Sir, we are ready to help. I have written to the Chief Minister. I have written to Honorable Chief Minister, but I am waiting. In good faith, I am saying, not as a part of criticism, I am saying in good faith so that we can work together. I want to work together with the state government, with the Honorable Chief Minister, whom we have worked together in this Parliament House. She was here, part of us, and equation-wise, personally, there's no problem. What I am standing to this August House is only a matter of fact. इसलिए तो सर मैं जो जैसे मैंने कहा कि हमारा जितने सदस्यों ने कल कई चीजें रिक्वेस्ट भी किए हैं, इंक्लूडिंग कुछ लोगों ने सर्किट बेंच का अलग से बेंच खोलने का, और ये उड़ीसा का मैटर में तो सारा चेयर से लेकर के ऑल पॉलिटिकल पार्टी वन वॉइस में रखा है. तो ये मैं पूरा नोट करके रखा हूं. ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स रेज्ड बाय ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स आई हैव नोटेड डाउन क्लोजली टू माय हार्ट. मैं फॉलो अप भी करूंगा. मैं ऐसा नहीं है सर कि मैंने नोट किया और मैं फॉलो अप नहीं करूंगा. आई विल फॉलो अप दोस इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट एंड इंपॉर्टेंट सजेशंस व्हिच केम अप ड्यूरिंग द डिस्कशन सर. सर कांग्रेस के बारे में हम ज्यादा नहीं कहना चाहते क्योंकि नहीं, जो कांग्रेस करना चाहा हमने किया तो भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, और कभी कभी उन्होंने जो नहीं कर पाया हमने किया. तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पे कोई हम पॉलिटिकल एंगल्स नहीं देखते. अच्छा चीज जो कांग्रेस के समय में शुरुआत किया नहीं कर पाया तो हम उसको पूरा करेंगे. इसमें कोई ये विवाद का विषय नहीं है सर. इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जजेस. सर वो 20 बोलने से मजा नहीं आता सर. सर कल एक इंपॉर्टेंट विषय जो इस सदन में चर्चा के समय आया कि जजेस का संख्या को बढ़ाने का बात आई, और
जजेस का एज बढ़ाने का बात आई, जो अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया, और सोशल एंड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का विषय भी आया सर। मैंने अभी रिसेंटली एक पत्र लिखा सब हाई कोर्ट के जजेस को कि जब आप नाम बेचते हैं, जजेस किसको बनाना है, जब आप नाम बेचते हैं उस समय इस चीज का याद रखा जाए कि जो वीकर सेक्शंस है, वुमेन है, एसटी, एससी, जो कमजोर वर्ग के हैं, उनको भी आप किसी तरह से रिकमेंडेशन नाम में सम्मिलित किया जाए। ये हमने रिक्वेस्ट किया है, और इस सदन से मैं फिर से आपके माध्यम से सर मैं फिर से ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो, हर वर्ग, हर स्टेट का, सबको जगह मिलना चाहिए। क्योंकि हम अपने आप से रिजर्वेशन तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमारे एक्शन में इंक्लूसिविटी जो है वो दिखाई देना चाहिए, मैं ये मानता हूं सर। और सर कल चर्चा के दौरान बहुत बात आया, लेकिन मैं बहुत लंबा, क्योंकि जवाब जितना देगा उसका विवाद जरा खड़ा होने का चांसेस रहता है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और डिबेट को मैं थोड़ा सा सीमित रखना चाहता हूं। कुछ जो मेंबर्स ने, पिनाकी मिश्रा साहब ने जो बात उठाने के बाद और रामचंद्र जी ने कहा कि उनका व्यू चेंज हो गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यू चेंज होने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेमचंद्र जी सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। तो प्रेमचंद्र जी ने कहा कि सर वो कुछ सोच के आए, मिश्रा जी के कहने के बाद व्यू चेंज हो गया। यू नीड नॉट चेंज योर व्यू, इट्स वेरी क्लियर। सो the apprehension about the tenability of the bill, there's no issue at all. It is simple amendment just to make very clear that what is it means by saying 80 years and above. That means you have to exceed 80 years, not when you enter the 80 years. That means when you cross 70, 79. ऐसा नहीं है। और सर अगर ये जो इसको अगर हम आज पास नहीं करेंगे, इस छोटे से जो अमेंडमेंट को अगर हम पास नहीं करेंगे, उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होगा उसको भी सोचना चाहिए। वी हैव टू गिव ए सीरियस थॉट कि आप मान लीजिए कि जजेस को आप 79 में ट्रीट कर रहे हैं, तो इतने सालों से 2006 से पहले जितना सिविल सर्वेंट रिटायर हो गए हैं, कितने लोग इस दुनिया में भी नहीं है, सब क्लेम करने लग जाएंगे कि जजेस को जो मिल रहे हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। इफ एवरी सिविल सर्वेंट स्टार्ट्स क्लेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ द हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट जजमेंट, देन यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर लाइकली टू फेस। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ब्रॉडली सोचते हुए हमको इसमें कोई विरोध करने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सर जैसे हमारे और एक तो सदस्य मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगा, कोर्ट में इसका स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। इसमें स्ट्राइक डाउन होने का संभावना नहीं है। और जो ओएम, जो ऑफिस मेमोरेंडम जो निकला है इसके लिए, जो सिविल सर्वेंट के लिए, वो चीज सर अगर उस समय निकालते तो आज ये विषय नहीं होता, अगर जजेस के ऊपर निकालते। तो इसलिए मैं आश्वासन देना चाहता हूं इस हाउस को कि इसमें जस्ट एनामोली है, और इस एनामोली को ठीक करने के लिए हमने ये एक छोटा सा अमेंडमेंट लिया है। जहां तक हमको सब जगह में सब एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली हमारा साउथ इंडिया से काफी मुद्दे जो उठाए गए हैं, और हमारे उड़ीसा का जैसे मैंने बताया, जो यूपी का हमारा राजेंद्र जी ने जो उठाया गया है, ये सब विषय एक कंसल्टेशन का प्रोसेस में हम रखेंगे। जो डिमांड किया है मैं उसको जायज ठहराता हूं, अच्छा डिमांड है, लेकिन क्योंकि ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है तो इस सदन में मैं उसको वादा नहीं कर सकता हूं, इस सदन में मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, it will not be wise on the part of the law minister to give a commitment on this August house. इसलिए अलग से आप जब आएंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे इसके बारे में। मैं तो खुले कई मेंबर तोड़ दिए, हम लोग ने इस हाउस के बाहर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए मैं सर आपसे मतलब आपसे परमिशन मांगना चाहता हूं कि कुछ चीजें हैं जो मैं इसका जवाब
अलग से मेंबर्स को भी देंगे। मैं इस चर्चा को, जैसे आपको मैंने वादा किया, लंबा लेके नहीं जाना चाहता हूं। बहुत ही सीमित एक तो बिल है, लेकिन हमने जो कमिटमेंट जो किया है कि इस देश में संविधान के तहत जैसे हम लोग जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम करते हैं, इसमें हम विरोधाभास कभी कभी अगर लगता भी है, हमारा तरफ से हम प्रयास नहीं करेंगे सर। और मैं इसलिए कई जो ठीकी बातें कही है, मैं उसको उस हिसाब से भी जवाब नहीं दिया। हाँ, करने भी नहीं देंगे। और सबको अलग अलग अपना अपना संविधान के तहत जो दायरा में जो अथॉरिटी दिया गया है, उसी दायरे में हम सबको रहना है। फिर से मैं जितने भी जो मेंबर्स पार्टिसिपेट किए हैं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और बिना विरोध के इस छोटे से बिल को पास किया जाए। डिग्री